हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो चलिएगा आज मैं लेके आज आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। और यहाँ पर है जो क्लास 12th की बायोलॉजी है गाइस, तो यहाँ देखिएगा आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आज थोड़ा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पहले देखो, बायोलॉजी है हिंदी मीडियम वालों के लिए, मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो हमारी जो इकाई है 6, जिसमें है जनन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिएगा क्लास 12th के स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, और जिनका भी ये सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज विद क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी सीरीज़ आपको यहाँ पर मैं कराऊँगी, ठीक है। तो चलिएगा पहले हम चैप्टर का हमारे पास क्या क्या है, और कुछ जो है सन 2025 में वो सन 2024 में कुछ चैप्टर जो है कटे भी थे, जिसकी वजह से, ठीक है, कट भी हैं, शॉर्ट भी हुआ है सिलेबस, आप लोग इसे देख सकते हैं। मैं सभी चैप्टरों का यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। देखिएगा इकाई 6 है। इकाई 6 में क्या है, चैप्टर 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर हैं इसमें। देखिएगा 1 जीवों में जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन, ठीक है, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। यहाँ पर है ये जनन के रूप में ये चारों चैप्टर हैं, जिसमें जनन की बात की जा रखी है, रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी। प्लांट में हो गया, जीवों में हो गया, ठीक है। आगे आइएगा, इकाई 7 है। 6 में देखो क्या दे रखा है, यूनिट 6 में जनन रिप्रोडक्शन दे रखा है। यूनिट 7 में क्या था, जेनेटिक्स और इवोल्यूशंस जो था, पिछली बार जो चैप्टर था इवोल्यूशन हट चुका था, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिएगा वंशागति और विविधता, इसमें डाइवर्सिटी यहाँ दे रखी है, इसके सिद्धांत हैं वंशागति के आणविक आधार, ठीक है। तो यहाँ ये और इवोल्यूशन, ठीक। तो चलिएगा नेक्स्ट यूनिट 8 में दे रखा है, देखो मानव कल्याण में जीवन विज्ञान। मानव कल्याण के लिए जीव विज्ञान, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में यहाँ इसमें बना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इन यूनिटों में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये देखेंगे इसमें मानव स्वास्थ्य में कौन कौन से रोग होते हैं, यहाँ ये देखेंगे खाद्य उद्यान में वृद्धि और मानव कल्याण सूक्ष्म जीव। जो मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव है उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। यूनिट 9 है, देखिएगा यूनिट 9 है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है यहाँ पर। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ 2 चैप्टर हैं जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 10 में है यहाँ समष्टि और जीव परितंत्र पर और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यहाँ, और संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दे। तो यहाँ ये है 12th का, और इसमें से कुछ चैप्टर्स कम भी हो रखे, तो आप लोगों को मैं पढ़ाते समय हम दिखाई देंगे। और वैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू अगर किसी भी चीज़ है तो आपको सारे ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो बट हम 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से मैं यहाँ आपको पढ़ाएंगे। तो चलिएगा हम फर्स्ट चैप्टर यहाँ देख लेते हैं। चलिए जीवों में जनन। तो हमें क्या पहले पढ़ना है, जीवों में जनन, ओके। तो चलिएगा जीवों में जनन के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके। तो चलिएगा जनन क्या है, जनन देखिएगा इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, हमें जनन के बारे में बात करना है, तब जाके हम जनन, अगर आपको पता है तो जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे हम, जिससे जनन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कि क्या होता है, अपनी जैसी नई संतति को पैदा किया जाता है। क्या है, जनन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अपनी ही जैसी हुई संतति को क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है। और किस तरह से क्या इसकी प्रोसेस हम आगे भी पढ़ेंगे। और जो जन्म है, आपने ये देखा है कि जन्म और मृत्यु है, ये काल जो है
इसमें हम सभी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और किसकी जीवन अवधि है, कितना है, तो इसके बारे में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में गाइस, 12th क्लास वाले आप ज़रूर समझिएगा, लैगिंग जनन, अलैगिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अच्छे से यहाँ देखेंगे। तो देखिएगा, आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है या किसी बुक्स के चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप भी जो भी 12th क्लास के नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कौन सा सब्जेक्ट यहाँ चाहिए तो मैं साथ में आपको पूरे चैप्टर लर्न कराऊंगी। लर्न के साथ आपको फिर आपके नोट्स भी आपको प्रोवाइड या आपको लिखाए जाएंगे। ठीक है, देखो जीवों में जो जनन है, जीवों में जनन क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित करें तो अगर वैज्ञानिक तौर पे यहाँ पर इन्होंने परिभाषा जिसमें एक जीव अपनी समान छोटी से जीव को जन्म देता है। वो क्या कहना चाह रहा है कि एक जीव है जिसे हम हैं जीव या कोई जानवर है, तो कोई जो जीव हैं वो क्या करता है, एक छोटी से जीव को जन्म देता है और संतति में वृद्धि करता है। ठीक है, अपनी जनरेशन में क्या करता है, वो वृद्धि करता है। ओके, क्या है, संतति में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, मतलब उसमें परिपक्वता आती है, क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, और तथा इसके बाद नई संतति को जन्म देते हैं। इस प्रकार जन्म वृद्धि मृत्यु चक्र चलता रहता है। जन्म और मृत्यु चक्र क्या है, चलता रहता है। ठीक है, ओके, चलिएगा। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है, मतलब कंटिन्यू है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलता रहता है जनन प्रोसेस, प्रोडक्शन। इसके बाद में जो है हम बाकी चीज़ जो है अध्याय 5 में पढ़ेंगे यहाँ आगे। ठीक है, आगे है, देखोगे जनन वंशागति का मतलब वंशागति है, वंशागति जीन के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और जैव वैज्ञानिक संसार में क्या है, विविधता पाई जाती है। बिल्कुल, जीव वैज्ञानिक जो संसार है हमारे में विभिन्नताएं, मतलब विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नताएं पाई जाएंगी। सभी मनुष्य एक जैसे नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो प्रत्येक जीव अपने को क्या करता है, बहुगुणित करना और संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित करता है। ठीक है, यहाँ हम इन विधियों को यहाँ पढ़ेंगे। और जीव किस प्रकार से जनन करता है, इसके बाद उसकी आंतरिक संरचना, क्रिया विज्ञान तथा अन्य कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आंतरिक शरीर से किस प्रकार से वो क्रिया करता है, क्या करता है, जिससे क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। कई कारक उत्तरदायित्व होते हैं, कई फैक्टर होते हैं। जनन प्रक्रिया में 2 प्रकार की होती है। देखो जनन क्या है, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, जो कि 2 जीवों के, जिसमें 2 जीव भी भागीदारी आधारित होते हैं, जिसमें एक संतति एकल जीव भी करता है। क्या एकल जीव के भी गैमेट होते हैं और 2 जीव, जिसमें क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या कहना के चाह रहे हैं ये जब रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, लैगिंग जनन और अलैगिंग जनन की बात कर रहे हैं। लैगिंग जनन जिसमें कि एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है नई संतति को जन्म देने में, और लैगिंग जनन जिसमें कि 2 जीव नर और मादा जो होते हैं, अलग अलग नर और मादा के जो गैमेट होते हैं उनका क्या होता है, ह्यूमन मतलब फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके हम वो लैगिंग जनन को प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लैगिंग जनन में क्या है, लैगिंग जनन में 2 जीव कार्य करते हैं और अलैगिंग जनन में 1 जीव। ठीक है, एक जनन। ठीक है, अलैगिंग जनन में एक ही जीव क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, इसमें 2 और इसमें नर और मादा। ठीक है, तो अलैगिंग जनन हम जीवों में भी, यहाँ प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। इस विधि में क्या होता है, एकल जीव की संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो देखो क्या कह रहा है कि अलैगिंग जनन है, इसमें नोट्स भी बन सकते हैं, याद रखना गाइस, मैं जो आपको अंडरलाइन कर रही हूँ। एकल जीव संतति उत्पन्न करने में क्षमता रखते हैं। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप संतति उत्पन्न होती रहती है। वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एक समान होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अलैगिंग जनन हम पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, वे एक दूसरे के समरूप ही नहीं होते बल्कि बिल्कुल एकदम हुबहू होते हैं। अलैगिंग जनन में क्या होता है कि जो संतति होती है बिल्कुल क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब होता है आनुवांशिक रूप से भी जो संतति होती है जेनेटिकली रूप से भी समान होती है। ये समान या अथवा भिन्न हो सकती है आनुवांशिक रूप से, परंतु वो देखने में क्या होते हैं, वो एक समान होते हैं। अकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से एक समान जीव को क्या कहा जाता है, क्लोन शब्द की रचना करते हैं। जैसे क्या कहना चाह रहा है, आप ये याद रखना,
आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। जो बिल्कुल देखने में, बाहर से देखने में क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, जेनेटिक्स रूप से समान होते हैं, जिसको आनुवंशिक रूप से कहा सकते हैं। तो वो बिल्कुल समान होते हैं, उनको कहा जाता है क्लोन। ठीक है, आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के माध्यम में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे हम। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव पादप, एकल जीव पादप मतलब पौधे, एक ही जीव रहेगा, एक ही पौधा रहेगा, एक ही जीव के रूप में अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव, एक पौधा, एक ही पादप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव की बात की जा रही है। एक केंद्रीय का मतलब है यूनिसेलुलर, सॉरी, एक केंद्रीय के जीव है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, यूनिसेलुलर तो एक कोशिकीय हो गया, जिसके अंदर जैसे मैं ये है एक केंद्रीय के मतलब जिसके अंदर एक केंद्र होता है। ठीक है, यूनिसेंट्रल्स जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक केंद्रीय के जीव होता है, जैसे कि क्या है, जैसे प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जो होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जो हैं, ये एक केंद्रीय जीव है। ठीक है, एक सेंट्रिक होते हैं, इसमें एक सेंटर होता है। क्या होता है? एक सेंटर होता है मोनेरा जगत के। जैसे इसमें देखिएगा कोशिका विभाजन होता है ईस्ट और अमीबा के में क्या हो रहा है? द्विविखंडन हो रहा है। द्विविखंडन ये क्या है? अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं। अभी इसको समझाते हैं। मुकुलन है, ईस्ट है, सॉरी, ईस्ट में मुकुलन। देखिएगा ईस्ट में बडिंग हो रहा है। आपको क्या है, ये अगर इसका छोटा पार्ट्स ये इस टाइप से बड निकल रहे हैं, देखो बड निकल रहे हैं, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होते हुए नए कोशिका कलाएँ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? नई कलिकाएँ जो हैं बन रही हैं। बनने के बाद ये जो कलिका है यहाँ से टूटकर एक नया प्लांट का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये प्रोसेस देखिएगा। इस प्रोसेस में देखिएगा कि अमीबा है, अमीबा क्या है? अमीबा का एक सेंट्रक है, ये सेंटर है, इसमें एक ही सेंटर होता है। ठीक है, एक सेंट्रिक होता है, वन सेंट्रिक। जैसे कि देखिएगा आगे ये प्रोसेस, अमीबा का कोई अपना निश्चित कोई आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता, अनिश्चित आकार होता है। मतलब अमीबा किसी भी आकार में क्या होता है? चेंज कर लेता है आपको, तो अनिश्चित आकार होता है इसका। और देखिएगा यहाँ इसका जो है केंद्रक जो है डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। तो जैसे ही केंद्रक इसका खींचता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। केंद्रक जैसे ही खींचेगा तो वो टू पार्ट में खींचने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट्स में डिवाइड होने के जब इनका जो खिंचाव बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे? खिंचाव के कारण दोनों टूट जाएंगे, ब्रिक हो जाएंगे। ब्रिक होने के बाद दो संततियाँ यहाँ पर कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है? जनक कोशिका के दो विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देता है। मतलब कि जनक जो है, जनक मतलब ये पेरेंट पीढ़ी, और जो क्या करती है दोनों में विभक्त होकर मतलब बंटकर डिवाइड होकर क्या है? नए को जन्म देती है। अतः इन जीवों में समसूत्री विभाजन होता है। याद रखना, अलैंगिक जनन में इन जीवों में अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है। इस प्रकार के जनन की क्रियाविधि बहुत ही एकल कोशिका द्विविखंडन से उत्पन्न होती है। द्विविखंडन मतलब दो का खंडन होता है, इसमें द्विविखंडन द्वारा हो रहा है। देखो अमीबा में द्विविखंडन हो रहा है, एक कोशिका होती है, इसमें द्विविखंडन होता है, मतलब खिंचाव पड़ता है। और इसका ये केंद्रक जो है क्या होता है? केंद्रक क्या है? मोनेरा प्रोटिस्टा होते हैं, जो कि एक केंद्रीय के होते हैं। और इनमें जब खिंचाव पड़ता है, खिंचाव पड़ने के बाद ये कोशिका क्या होती है? दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कि नए जीव का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है ये जनन। ठीक है, इसमें एकल कोशिका में द्विविखंडन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आपको आ जाएगा कि द्विविखंडन किसे कहते हैं। तो हम आपको द्विविखंडन क्या है? द्विविखंडन किस में पाया जाता है? ईस्ट और अमीबा है। ठीक है, और भी एक कोशिकीय जीवों में द्विविखंडन की प्रोसेस अभी आगे और देखना चाहेंगे। और एक सेंट्रिक जीव क्या होते हैं? प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जीव जो हैं एक सेंट्रिक होते हैं, जिसमें एक कोशिकीय दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक कोशिका क्या होती है? दो भागों में विभक्त होती है, जैसे ये हुई। ठीक है, एक सेल। प्रत्येक भाग का वयस्क जीव मतलब यंग और एडल्ट जो हो जाता है, और क्या है? जीवों के रूप में तीव्रता क्या है? जीवों के रूप में क्या है गाइस? तीव्रता। अब देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है,
क्लेमाइडोमोनास में आलेगिन जनन क्लेमाइडोमोनास में भी होता है, याद रखना क्लेमाइडोमोनास में भी आलेगिन जनन होता है। ठीक है, आलेगिन जनन इसमें भी यहाँ शो किया है। और यहाँ पर हाइड्रा, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन स्पंजे। ओके, तो यहाँ पर आपको ये इसके याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें पेनिसिलिन में गोनिडिया होते हैं, ये देखिए गोनिडिया बड़े होंगे, इस टाइप से बड़े होते जाएंगे, इसमें सेल्स होते हैं, ये टूटकर यहाँ गिरते जाएंगे, तो इससे नए जीव का निर्माण होगा। ऐसी क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, ऐसी हाइड्रा के वर्ड निकलेंगे, कलिकाएँ निकलेंगी, जिससे कि नया जीव यहाँ से बनेगा। ठीक है, ऐसी है। तो पूर्व वृद्धिक, तो चलिएगा मैं पूर्व वृद्धिक मतलब पहले से जो वृद्धि है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूनिसेलुलर। देखिए ईस्ट में एक विभाजन के समान नहीं होता है, इसमें क्या होता है, डिवीज़न जो होता है, विभाजन जो होता है गाइस समान नहीं होता है। छोटी छोटी कलिकाएँ भी उत्पन्न होती हैं, जिनको ये कहा गया है, मैंने यहाँ कलिकाएँ, ये है ना बड जिनको कहा गया है बडिंग। ठीक है, कलिकाएँ भी होती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिकाओं से जुड़ी होती है, प्रारंभ में जो अपने माता पिताओं से जुड़ी होती है, फिर बाद में क्या करती हैं, जनक कोशिका, जनक इनके पेरेंट्स पीढ़ी को कहा जा रहा है, बाद में अलग हो जाती है, ईस्ट में परिपक्व हो जाती है। विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पादव मतलब कि फ्लैजिला संकुचित कर लेता है। फ्लैजिला का बात की जा रही है, ये जो है होते हैं इसके टेंटिकल्स, जो फ्लैजिला होते हैं, इनको क्या करता है, वो अंदर खींच लेता है, संकुचित कर लेता है। क्या कर लेता है, संकुचित कर लेता है गाइस। ठीक है, क्या कर लेता है, संकुचित कर लेता है। तो चलिए संकुचित कर लेता है यहाँ, और इसके परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय का मतलब थ्री लेयर कोटोर में आवरण क्या हो जाता है, स्रावित हो जाता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है, सिस्ट, जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं, और इस परिघटना को पुटी भवन भी कहा जाता है। ठीक है, और अनुकूलन परिस्थिति में पूर्णगमन और पुटीकृत अमीबा का बहुविखंडन विभाजित होता है। बहुविखंडन का मतलब द्विविखंडन मतलब दो में, बहुविखंडन मतलब एक, दो या दो से अधिक में। ठीक है, अन्य सूक्ष्म अमीबा और बीजाणु अमीबा के जिन्हें जो बीजाणु होते हैं छोटे, उन्हें स्यूडोपोडिया कहा जाता है, स्यूडोपोडिया स्पोर कहा जाता है, जिसको अमीबाब्स कहा जाता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया स्पोर भी उत्पन्न होते हैं, पुटी की भीतरी से फट जाता है, जैसे पुटी का यहाँ पे स्पोर हैं, और ये क्या हो जाता है, ब्रिक हो जाता है, फट जाता है, जिसके कारण से बीजाणु निकलते हैं, और ठीक है, और अमीबा विकसित होते हैं, और इस प्रकार से बहु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजाणु जनन कहलाता है। मतलब कि क्या है, जब परिपक्व हो जाता है स्पोर, ठीक है, तो क्या होता है, फ्लैजिला जब परिपक्व हो जाता है टेंटिकल अंदर, फिर क्या कर देता है कि जब वो फट जाती है पुटिका, उसकी जो फट जाती है, पुटिका बनती है, पुटिका भित्ती जब फटने लगती है धीरे धीरे, तो उसमें से क्या निकलते हैं, स्पोर निकलने लगते हैं। तो चलिएगा, ये हमने पढ़ा आलेगिन जनन। आलेगिन जनन को मैं आपको लिखा दूंगी। ठीक है, और चलिएगा अब हम पढ़ते हैं इन पौधों में कायिक प्रबंधन क्या है। कुछ और पौधे हैं, यहाँ देखिएगा, आगे आइएगा, ये देखिए आलू है, पटेटो है, पटेटो में क्या है, ये आइस होती है, याद रखना है, ये आइस होती है अंकुरित। आपको पता है कभी भी हम पटेटो लगाते हैं या हम अदरक लगाते हैं, पटेटो लगाते हैं, तो जब इसकी आइस हो जाती है, आइस क्या हो जाती है, आइस निकलती है, आलू की क्या होती है, आइस निकलती है ना, आलू की आइस निकाल के या काट के वो क्या लगाई जाती है, उसके अंदर लगाई जाती है, खेत में लगाई जाती है, जो भी हम खेती करते हैं आलू की। ठीक है, तो यहाँ है, जैसे ये अपस्थानिक जड़ें हो गई, कलिकाएँ हो गई, इनको तोड़ तोड़ के यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके ये जो गांठ है यहाँ से ये प्लांट्स निकलने लगते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अवेगा, बुलविल है, ये बुलविल आपने देखा होगा ये, और ये आपने ब्रायोफिलम देखा होगा, ब्रायोफिलम की एक पत्ती को आप देख लीजिए, पत्ती से भी जड़ें निकलती हैं, है ना, और अगर इसके एक पत्ती से जड़ें निकली, इसको अगर आधा काट दिया जाए तो नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें कोई और दूसरा पौधा पार्टिसिपेट थोड़ा ना कर रहा है। ऐसी ये है, क्या है इसका नाम, हाइसिंथ और जल हाइसिंथ आपने देखा होगा, जल हाइसिंथ आपने ये प्लांट जल में देखा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, जल में देखा होगा, इसकी छोटी छोटी कलिकाएँ वो डिवाइड होती रहती हैं और नए पौधे का निर्माण करती रहती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फंजाई जगत में सदस्य। फंजाई जगत के सदस्य हैं, याद रखना, पादप जैसे शैवाल होते हैं। ठीक है, आलेगिन जननीय संरचना में जनन करते हैं, और इस संरचना को अत्यंत ही सामान्य संरचना जिसे आलेगिन जनन जूस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चल बीजाणु को कहा जाता है जूस्पोर, जो कि सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। और अन्य आलेगिन जनन जैसे कोनिडिया संरचना, जिसे पेनिसिलम
कलिकाएं हाइड्रा में होती हैं, कॉनिडिया में पेनिसिलम होती हैं, आगे जेम्यूल स्पंज में होता है, ठीक है, ये आपने चलिएगा। जबकि जंतुओं में अन्य साधारण जैसे आलेगिन जनन शब्द जो है, एलेगिन जनन शब्द जो का प्रयोग स्पष्ट रूप से पादप में इन शब्दों का प्रयोग निरंतर किया जाता है, ठीक है। जैसे कायिक प्रबंधन है, कायिक प्रबंधन क्या होता है, कायिक प्रबंधन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बट साइंस की भाषा में इसका कायिक प्रबंधन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे कहा गया है। रिप्रोडक्शन 2 ही प्रकार का नहीं 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ को बताऊँगी, ठीक है। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। तो देखिएगा, ऊपरी भूस्त्री और प्रकंद, सरजोम, सरकंद, वल्ब और ऑफसेट सभी नई प्रजातियों को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ये कायिक प्रबंधन मतलब कायिक प्रबंधन कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहलाता है ये, ठीक है। इसकी संरचना में 2 जनक भाग नहीं लेते हैं। याद रखना, पौधों में भी वही वाली बात होगी ना भाई, पौधों में भी वही वाली बात होगी जो कि जीवों में है। तो इसमें भी एक ही जीव भाग लेता है जिसमें आलिंगन जनन होता है। कुछ जीवों में शरीर के अनेक टुकड़े विभक्त हो जाते हैं और इसमें क्या होता है, प्रत्येक भाग में क्या हो जाता है गाइस, प्रत्येक भाग में वृद्धि करके नए जीवों को विकसित हो जाती है जो कि संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा हो गया, आलिंगन जनन मैंने एक विधि है जिसमें पुनर्भवन कहा जाता है, पुनर्भवन कहा जाता है, ओके। तो ये देखिएगा जिससे कि जन। अब आइएगा नेक्स्ट, वाटर हाइथिस। तो ये आपको ये सब चीज़ें लिखाई जाएंगी जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। याद रखना है ऐसे पौधा कौन सा है जिसमें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, महाविपत्ति। जैसे वाटर हाइथिस क्या कहा जाता है, इस नाम से आता है ज़्यादातर, वाटर हाइथिस। ये जल में रहता है और ज़्यादातर क्या है, जल में ये इसकी आतंक फैला रखा है इसने, जल में हर जगह जल में यही मिलेगा। तो बल्कि जलीय पाटर हाइथिस है जो ये ठहरे हुए पानी में सर्वाधिक अधिक होता है, खरपतवार वाला है, वृद्धि करने वाला होता है और यह जल से क्या होता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है जिससे कि मछलियाँ क्या हैं, मर जाती हैं, ठीक है। ये मछलियाँ क्या हैं, मर जाती हैं, हाँ। और इसकी जो कि हम अध्याय में पढ़ेंगे, रोचक है, ठीक है। चलिए आगे हैं, हाँ। इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र सुंदर आकार के पुष्पों और पत्तियों के कारण किया जाता है। इसका जो हमारे जो भारत में इसको उगाया जाता है ना गाइस, तो इसमें सुंदर पत्ती और पुष्प के कारण, इसका पुष्प आपने देखा होगा पिंकी पिंकी बैंगनी बैंगनी टाइप का होता है, हल्के लाइट पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और इसमें सुंदर आकार के पुष्प के कारण इसका प्रबंधन किया जाता है, मतलब इसको उगाया जाता है, ओके। अल्प समय, कुछ समय बाद ये संपूर्ण जलाशय में फैल जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता है ये, और जितना भी जो जलाशय होता है, जल होता है, वो ढक देता है और इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिएगा, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, अदरक हो गया, डहेलिया जैसे पादपों में खेती के विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है देखिएगा, हम देखते हैं इसमें आलू की कंद को स्थित कलिकाएं, जो कलिकाएं हम कह रहे थे ना, आँखें निकली होती हैं, ये आलू की आँखें निकली होती हैं, यहाँ हमने अभी देखा। तो इस पार्ट्स में क्या है, इसमें क्या है, आँखें निकली होती है। तो केला, अदरक, इनका क्या होता है, नन्हा सा पौधा इन आँखों से निकलता है, ठीक है। और जिसको हम यहाँ पर लगाते हैं खेतों में, इससे खेती की जाती है, ठीक है। जैसे अदरक हो गया, आलू। आगे आइएगा, जैसे कि पादपों में रूपांतरण स्तंभ, स्तंभ का मतलब ये चीज़ें जो रूपांतरण हो जाती हैं, पर्णसंधि जोड़ी होती हैं, नोड्स निकलती हैं, जड़ें निकल जाती हैं थोड़ी, ठीक है, नोड बने होते हैं ना, इस टाइप से गन्ने में आपने देखी होंगी नोड होती है ना, उनको काटा जाता है वहाँ से, तब जाके नया प्लांट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पर्णसंधि जिनको कहा जाता है, ये नमी मृदा में जल के संपर्क में आती हैं और इसमें से मूल रूट्स निकल जाते हैं, जड़ें निकल जाती हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम आपने देखा होगा, जो खट्टा खट्टा होता है, ब्रायोफिलम होती है इसकी पत्ती मोटी सी, और ये पत्तियां जो होती है, कटे हुए किनारे जो होते हैं, अपस्थानिक, इसमें जो जड़ें निकलती हैं, अपस्थानिक मतलब छोटी 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 बालों की तरह जड़ें निकलती हैं, ठीक है। और माली लोग, इस किसानों के जो पादप होते हैं, इसमें गुण सामर्थ्य रूप से रहता है, उठाते हैं पादपों को, क्या बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, उगाते हैं, क्या करते हैं, इसको बड़े पैमाने पर उगाते हैं। इनको शो के लिए भी ज़्यादातर लगाया जाता है, ये ध्यान देखिएगा। आगे जीवों में आलेगिन जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जनन की जो एलेगिन जनन है सामान्य विधि ये है, जनरल विधि है ये। जैसे कि शैवाल और फंजाई की में परिस्थिति आरंभ, जो जनन जो है लैगिंग विधि द्वारा बढ़ने लगते हैं, और इससे पता कर सकते हैं कि हम
जो जीवित जीवों में रहने की वे सहायता करते हैं। और क्या करते हैं, जैसे पादपों में दोनों विधियाँ होती हैं, अलिंग जनन और लैंगिक जनन, दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, और जंतुओं में केवल लैंगिक जनन विधि ही होती है। याद रखना, पादपों में जो होती है, पेड़ पौधों में जो होती है, दोनों प्रकार का जनन होता है, और ह्यूमन में क्या होता है, सिर्फ लैंगिक जनन होता है। ठीक है, याद रखना। तो आज हमारा अलैंगिक जनन कंप्लीट हुआ। कल हम लैंगिक जनन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, और आपको काफ़ी चैप्टर होते हैं तो हमें पूरा चैप्टर समझाते हुए चलना है, फिर हम आगे इसका वर्क करेंगे कंप्लीट। ठीक है, ओके गाइज। तो ठीक है, आप जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।